हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स और हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन को अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो चलो एक एक करके टॉपिक पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है, चलो देखते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सपोज करो हमारे पास एक ऐसे सॉल्यूशन है या फिर एक हमारे पास सॉल्वेंट है, पकड़ लो एक सॉल्वेंट है और वाटर है सपोज कर लो। इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। इसमें हमने सॉल्ट डाला, कितना डाल दिया? सपोज 100 ग्राम सॉल्ट डाला। तो क्या देखेंगे, ये 100 ग्राम सॉल्ट इस सॉल्वेंट में, इस इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इसमें घुल गया है ना। अगर हमने 150 ग्राम डाला, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 150 ग्राम डाला तो भी देखेंगे सॉल्ट इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। 250 ग्राम डालते हैं तो भी कंप्लीटली इसमें डिजॉल्व हो गया। लेकिन जैसे 250 से थोड़ा ज़्यादा डाला हमने, सपोज करो 251 ग्राम सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्ट डाला इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे नीचे में 1 ग्राम सॉल्ट अलग सा नीचे में गिर गया है ना। इस सोल्यूशन से बाहर निकल गया है 1 ग्राम सॉल्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम ये 250 ग्राम सॉल्ट ही इसमें घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। दैट इज सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स समझो, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at, ये बात बोलना बहुत जरूरी है, at specified temperature and pressure. This is what solubility. Students, तो मैक्सिमम कितना, 250 ग्राम, कितना मैक्सिमम सॉल्ट घुलेगा? इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में 250 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम जा सकता है। सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट, मतलब सॉल्ट इन दिस मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज सॉल्युबिलिटी। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ, इसमें हमको एक बात याद रखना है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात बोलना होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसी भी, मान लो ये 250 ग्राम और ये सॉल्वेंट हमने मान लिया वाटर है, कितना लिया है? सपोज कर लो 1 लीटर, कितना लिया है? 1 लीटर वाटर में 250 ग्राम सॉल्यूट जो है, कितने में? 1 लीटर वाटर में मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है। सो दिस इज व्हाट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम लोग अपने पहले के मतलब छोटे क्लास में पढ़े, क्लास 9-10 में पढ़े सॉल्युबिलिटी क्या है। सो दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, सपोज कर लो टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो हो सकता है इसमें और सॉल्ट हो सकता है इस वाटर में 250 की जगह 300 ग्राम सॉल्ट भी इसमें डिजॉल्व हो जाए। तो सॉल्युबिलिटी अब क्या हुआ, टेम्परेचर को चेंज करने पे 250 की जगह पे क्या हो गया? 300, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, उस सॉल्ट का इंक्रीज कर गया है ना। इसलिए हम लोग ये बात सॉल्युबिलिटी के टाइम पे जरूर बोलेंगे, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है ये
कि हमेशा सॉल्युबिलिटी पहले 250 था, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये 300 हो जाएगा, जरूरी नहीं ये 200 भी हो सकता है। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे चेंज होगा, इसलिए हम लोग को टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, व्हाट इज डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा देखो जरा, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सपोज कर लो वाटर है, इसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला, इसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला सपोज करो। तो ये सॉल्ट हमने शुरू में 100 ग्राम डाला था, सॉल्ट इसमें कंप्लीटली घुल गया था। फिर से हमने 150 ग्राम डाला था, फिर तब भी ये पूरा घुल गया था। और जैसे जैसे सॉल्ट इसमें घुलता जा रहा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है, पहले 100 ग्राम इसमें घुल गया था, बाद में 150 ग्राम घुल गया, 200 ग्राम डालो वो भी घुल जाएगा, है ना। तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इस सॉल्यूशन में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। 250 ग्राम डाला, ये भी घुल गया इसमें, ये जो घुल जा रहा है कंप्लीटली इस सॉल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। समझ में आया? डिसोल्यूशन मतलब क्या है, जितना हम लोग सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, और हमने पढ़ा कुछ देर पहले ये 250 ग्राम, ये जस्ट मैं अप्रॉक्सीमेट एक डेटा दे रहा हूँ, आर्बिट्रेली ये डेटा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 250 ग्राम ही घुलेगा, है ना। मैं एक समझाने के लिए डेटा बता रहा हूँ। सपोज 250 ग्राम इसमें घुल गया था और यही मेरा क्या था, सॉल्युबिलिटी, मतलब और इससे ज़्यादा सॉल्ट इसमें घुल नहीं सकता है। तो क्या होगा, अगर हमने मान लो 251 ग्राम सॉल्यूट इसमें डाल दिया तो क्या होगा, 251 ग्राम अगर सॉल्यूट मतलब सॉल्ट इसमें डाल दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे नीचे में 1 ग्राम जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी तो 250 ग्राम है ना, जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा है वो नीचे क्या होगा, गिर जाएगा। वो 1 ग्राम जो सॉल्ट है वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये जो निकल जा रहा है आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू, जो सेपरेट हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, हमने 250 डाल दिया, फिर 251 जब डालते हैं हम लोग तो वो जो एक्स्ट्रा है वो इस नीचे गिर जाएगा। मान लो बाहर से हमने और 2 ग्राम डाल दिया, बाहर से और 2 ग्राम डाल दिया तो वो भी नीचे गिर जाएगा। एक्चुअली में अगर समझो तो ये जो 2 ग्राम हमने डाला एक्स्ट्रा वाला, वो पहले इसमें घुल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग डालेंगे एक्स्ट्रा वाला वही संग संग गिर जाएगा, नहीं, वो पहले इसमें डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है वही सॉल्यूट खुद के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उसको नीचे क्रिस्टलाइज कर देगा, उसको नीचे सॉल्यूशन से सेपरेट कर देगा। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो। व्हेन solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution. This is called dissolution. जब तक उसमें पूरा पूरा घुल जाएगा that is called dissolution. लेकिन घुलने के बाद जब मैक्सिमम घुल जाएगा उसके बाद और सोल्यूशन में नहीं घुल रहा है तो जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो नीचे सोल्यूशन में सेपरेट होगा, that is called crystallization. ये डेफिनेशन लिख लो। स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑन विच दिस सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर है जहां सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा, तुमको पता ही है। टेम्परेचर देखा था, प्रेशर देखा था, है ना। एक पर सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का
एक टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर तो होगा ही, साथ ही साथ एक और बात पढ़ना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर वाले को, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर क्या है? जनरली हम लोग ये सोचते हैं अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। जनरली हम लोग यही सोचते हैं, बट स्टूडेंट्स इस बात को याद रखो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हर वक्त सही नहीं हो सकता है। कैसे सर? देखो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिक्स किया और वो क्या बना रहा है, सपोज कर लो सॉल्यूशन बनाता है, और ये सॉल्यूट अपने मैक्सिमम अमाउंट तक घुल गया है। मान लो जितना घुलना था ये सॉल्वेंट में पूरा घुल गया, मतलब इसने सॉल्युबिलिटी जो था वो पूरा घुल गया है, मतलब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट जितना घुलना था मैक्सिमम अपने अमाउंट तक वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मान लो ये इसमें घुल गया है, बट इसमें एक बात देखना है, हमारे पास डेल्टा एच क्या है ऐसे सोल्यूशन का। मान लो ऐसे सोल्यूशन का डेल्टा एच बोलता है नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब सोल्यूशन बनने के बाद हीट निकल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक है, दैट्स वाई डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन ऐसा और भी होता है जहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट में घुलेगा, डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनाएगा, दिस प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल, ठीक है। ये सॉल्यूशन बनना एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। ये हम लोग डेल्टा एच के वैल्यू से, डेल्टा एच क्या है मतलब कि वो सॉल्यूशन बनना एक्सोथर्मिक है ना सॉल्यूशन बनना एंडोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक बात हम लोग को देखना पड़ेगा, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। हमने पढ़ा था ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एक सिंपल सा बात हमको पता है ये, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है, फिर से देख लो एक बार बच्चों। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी सिस्टम का, तो वो उस सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। जिधर एंडोथर्मिक होगा उधर ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में क्या होता है। अगर ऐसा हमने सॉल्यूशन बनाया जो कि एक्सोथर्मिक है। अच्छे स्टूडेंट्स एक बात थोड़ा गौर करो, एक्सोथर्मिक है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, राइट? ये समझ में आता है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट से घुल रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है और एंड हीट इवॉल्व कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक इसका, बट बैकवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। इस बात को पहले समझो, फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, इस वाले केस के लिए सपोज कर लो हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बताओ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल किधर शिफ्ट करेगा? तो सर टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। हमने ली चैटलर्स प्रिंसिपल पे सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है ना, तो बोलेंगे सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स एंडोथर्मिक। इस वाले रिएक्शन में एंडोथर्मिक किधर है? फॉरवर्ड में ना बैकवर्ड में? तो फॉरवर्ड वाला तो क्लियरली दिख रहा है एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड वाला क्या है? एंडोथर्मिक है। ये बैकवर्ड आ रहा है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आ रहा है। बैकवर्ड में आना मतलब इस तरफ आना, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग अलग हो जा रहा है।
सॉल्यूशन से सॉल्यूट जो है वो अलग हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूट कम घुल रहा है, वो नीचे गिर जा रहा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्यूट सॉल्यूशन से नीचे गिर जा रहा है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको देखो, अगर सर इस केस में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सर एक ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडोथर्मिक इस वाले के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, देख लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा और ज्यादा घुलेगा और सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमेशा जो बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, क्या चेक करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन का डेल्टा एच क्या है, एक्सोथर्मिक नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अगर एक्सोथर्मिक रहता है मतलब नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का कम होता जाएगा। वही अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूट का बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब इसके बाद एक और फैक्टर बाकी रह जाता है, एक और फैक्टर बाकी रह गया, कौन सा वाला, नहीं बाकी तो अभी दो है। कौन कौन सा फैक्टर बाकी है, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड प्रेशर वाला, है ना। तो अभी हम लोग करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमने बोला वाटर में अगर बेंजीन डालेंगे तो ये घुलेगा, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, नॉन पोलर, और ये वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है क्या, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, है ना, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, है ना स्टूडेंट्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। तो अगर हमने वाटर में बेंजीन डाला या फिर वाटर में अगर हम लोग एक सपोज कर लो पोलर सॉल्यूट NaCl डाला, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, कौन इजीली घुल जाएगा, NaCl ना बेंजीन। सर ऑब्वियसली वाटर में ये NaCl घुलेगा, क्यों सर, यही वाला बात, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलेगा, तो यहाँ पे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, उसमें पोलर सॉल्यूट घुलेगा, है ना। तो अगर बेंजीन को घुलना होगा तो किस में घुलेगा, तो ये तो नॉन पोलर हुआ ना, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगा, समझ में आया। तो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्यूट का पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, बट अगर हम लोग बोले नॉन पोलर सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, तो कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पोलैरिटी पे, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। क्लियर। अभी हम लोग लास्ट वाला फैक्टर को पढ़ेंगे, क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का, तो एक बात समझो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है।
सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हम लोग प्रेशर दे करके कंप्रेस, अगर हम लोग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को प्रेशर देकर कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दैट्स व्हाई pressure does not have any significant effect on the solubility of solids and liquids। समझ में आया? तो प्रेशर जो इफेक्ट करेगा वो किसको करेगा? गैसेस को, है ना। गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, उसको हम लोग कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी उस गैस का उस लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो चलो एक बात क्लियर हो गया, प्रेशर का सॉलिड्स एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूट पे सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो किसका है इफेक्ट? गैसेस का। तो गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, है ना, इन लिक्विड्स। किसमें? ये बात याद रखो स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखो, गैसेस इन लिक्विड्स, है ना। हमने यहां पे एक लिक्विड लिया, सपोज कर लो वाटर लिया, है ना, और इसमें हमने क्या डाला है? CO2 इसमें डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर हमने इस लिक्विड के ऊपर में अबव द सॉल्यूशन हमने अगर CO2 के प्रेशर को और हाई किया तो इसमें और CO2 डिसॉल्व हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, अगर शुरू में हमने इस वाटर में जितना CO2 डिसॉल्व करना था हमने कर दिया, मतलब CO2 और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना। लेकिन हम लोग और CO2 को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम इस लिक्विड के ऊपर में, इस लिक्विड सॉल्यूशन में CO2 के प्रेशर को और हाई कर देंगे, है ना, मान लो 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, अगर प्रेशर को हाई कर दिया ना तो CO2 कैन बी डिसॉल्व मोर इन दिस सोल्यूशन। CO2 को हम लोग इस सोल्यूशन में और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रेशर को अगर हमने इंक्रीज कर दिया ओवर दिस सोल्यूशन तो CO2 और ज्यादा डिसॉल्व होने लग रहा है, मतलब CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हुआ? वो भी इंक्रीज हो गया, है ना। क्लियर बच्चों? अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो समझ में आया प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी गैसेस का लिक्विड में। अगर हमने प्रेशर उस गैस का इंक्रीज कर दिया तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी उस सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है हेनरीज लॉ, यही है हेनरीज लॉ, ठीक है बच्चों।